नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट लगवा दी। अब आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर आधारित हो। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने 37 में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ड्यूटी के साथ साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना एक चुनौती का पूर्ण कार्य होता है। तो निश्चित है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को सभी अपने तक जरूर फैलाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। तो कौन सा अव्यय है? तो अरे जरा इधर तो आ, तो इसमें अव्यय है विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से प्रश्न पूछा जाता है तो आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कर सकते हैं। तो अच्छा होता है पुल्लिंग के लिए और जबकि स्त्रीलिंग के लिए होता है अच्छी। तो अच्छा मित्र तो ये हो गया पुल्लिंग। अच्छी सूचना तो ये होगा एक स्त्रीलिंग शब्द। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने की अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो कौन सा है अंगीठी का तत्सम शब्द? ये आपको बताना है। तो अग्रिष्ठ का ये अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा है वो तद्भव शब्द है। तो कौन सा है? साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। तो इनमें से सूरज, सूरज एक तद्भव शब्द है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है निर्मम। निर्मम होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 है आपके सामने कि अनेक युगों से चले आने वाले इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा इसके लिए उपयुक्त शब्द? तो अनेक युगों से चले आने वाले, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा सनातन। कैसा? सनातन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 और 8 के लिए निर्देश दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी बताइए। तो आपको प्रश्न नंबर 7 और 8 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी, यानी प्रत्युत्पन्न कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। क्या? डी के अकॉर्डिंग। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में भी आपको शुद्ध वर्तनी बताने, यानी एकाग्र किस तरह से लिखा जाता है? तो एकाग्र लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। किसके? सी के अकॉर्डिंग एकाग्र लिखा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा प्रत्यक्ष का विलोम शब्द? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। कौन सा? परोक्ष होता है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो कौन से अन्न का प्रयोग करते हैं जब हम तिलक लगाते हैं? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं अक्षत का। किसका? अक्षत का प्रयोग करते हैं तिलक लगाने में। जो अन्न का प्रयोग होता है वो अक्षत होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो बताइए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। इन्हीं दो ऑप्शन में संयुक्त क्रिया की परिभाषा दी गई है। तो संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो कितने वर्गों में रखा जाता है हिंदी की बोलियों को। तो इसे रखा जाता है 5 वर्गों में। कितने को? 5 वर्गों में रखा जाता है हिंदी की बोलियों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। तो इनमें से कौन सी बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये भोजपुरी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि अभी भोजपुरी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो बताइएगा इनमें से अंतःस्थ व्यंजन। तो या यात्री एक अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो टा वर्ग का नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो टा वर्ग का ये घा घर नहीं है, क्योंकि ये है का वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइएगा इनमें से निश्चित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो निश्चित शब्द का पर्यायवाची तम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि सूर का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो सूर का पर्यायवाची है। तो मारतंड। कौन? मारतंड ये सूर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइएगा इनमें से अनुपम का पर्यायवाची शब्द। तो अद्वितीय। कौन? अद्वितीय ये अनुपम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बताएगा इनमें से कौनते शब्द में प्रत्यय। तो कौनते शब्द में प्रत्यय होता है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दुकानदार ने ताला खोला, ये शुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 से आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 21 में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये एक शुद्ध वाक्य है। बाकी के तीनों लिखें ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं कर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो कौन से कारक में है चारपाई, ये आपको बताना है। तो ये है अधिकरण। किस में आता है? अधिकरण में आता है मैं और पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? चांदी काटना। तो चांदी काटना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक लाभ कमाना। क्या? अधिक लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है ये आपको
बताना है। तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो कौन से अपभ्रंश से हुआ है ये आपको बताना है। तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर अभी प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे जुकाम है फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अपने साथ साथ अपनी भी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ आपको वर्दी दिलाना और आप आने वाले समय में हमारे साथ ड्यूटी करो। तो प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। तो किसका विकास हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। किसका। पूर्वी हिंदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जिसकी चिंता न की जा सके। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अचिंत्य। क्या। अचिंत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 29 की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो हस्ताक्षर। कौन। हस्ताक्षर ये एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि आजकल शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है आजकल शब्द में। तो आजकल जो शब्द है इसमें समास है द्वंद्व समास। कौन सा। द्वंद्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो कब हुई थी राजभाषा विभाग की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन की शैली होती है। तो कैसी संबोधन की शैली होती है ये आपको बताना है। तो इसमें संबोधन की शैली होती है सेवा में श्री शर्मा जी। तो ये एक संबोधन शैली होती है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा मक्खी शब्द का तत्सम रूप। इसका होता है मच्छका। क्या। मच्छका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। तो इसके लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द होता है आंसू कवि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो कौन सी है विनय पत्रिका की भाषा। तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।